हेलो एवरीवन। अभी ना हम देखने वाले हैं 1935 वाला एक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है और इसी के साथ में हम देखेंगे कि भैया वो बिल्डअप क्या था कि 1935 के एक्ट तक जो बिल्डअप हुआ, कैसे क्या चीजें रही। ठीक है। आपने मतलब पहले अगर याद हो तो उन्होंने ये बोला था 1919 वाले एक्ट में कि 10 साल में कमीशन आएगी और वो देखेगी कैसे क्या इसकी वर्किंग रही। तो 1921 में वो इम्प्लीमेंट हो गया था और 1927 में ही साइमन कमीशन करके आ गई थी भाई। ठीक है, कमीशन कि भाई सब ठीक चल रहा है या नहीं। बट उस कमीशन में पंगा क्या हुआ कि उस कमीशन में हुआ कि सारे वाइट थे। तो लोग बोले यार कि भैया इंडिया की बात हो रही है और हम जैसे कोई लोग है ही नहीं उसमें। तो बवंडर मचा दिया। तो उसी बवंडर के ऊपर अब हम देखने वाले हैं, वहीं से स्टार्ट करते हुए 1935 तक पहुंचेंगे और 1935 का पूरा सीन देखेंगे कि भैया क्या सीन रहा। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल टग ऑफ वार, साइमन कमीशन, कम्युनल अवार्ड्स एंड द बैटल ऑफ इंडियाज फ्यूचर। ठीक है। तो अभी अभी जो मैंने बताया कि 1919 वाले एक्ट में क्या बोला गया था कि भैया 10 साल में हम देखेंगे कि क्या ठीक चल रहा है क्या नहीं चल रहा था। कि जो भी हमने इम्प्लीमेंट किया, चाहे वो बाइकैमरलिज्म हो या फिर अपना डायआर्की हो या अपना प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में बांटना हो चीजों को, वो सारी चीजें हम देखेंगे कि भैया ठीक है या नहीं। ऐसा गवर्नमेंट का मानना था और 10 साल का टाइम रख दिया। तो वही इसकी चीज थी कि भैया 10 साल का क्लोज देने के बाद इसका मैंडेट क्या था कि भैया इंक्वायर करना है और रिपोर्ट करना है इसकी वर्किंग पे कि भैया ठीक हो रही है या नहीं हो रही। और एक्सपेक्टेशन क्या था कि मतलब इस कमीशन से कि भैया हम ये देख रहे थे कि आगे 1919 के बाद 10 साल बाद जो ये कमीशन का वो हुआ था कि उसके बाद आगे क्या फ्यूचर रहेगा। जो इतनी बढ़िया ये फोटो है ना, इसी चीज को दिखा रहा है कि 1919 से 10 साल बाद 1929 से क्या फ्यूचर रहने वाला है। ठीक है। पास से देखोगे तो घड़ी भी बना रखी है बहुत प्यारी सी। ठीक है। तो ये वाली चीज थी, नॉर्मल सी चीज है, इसमें अभी तक तो कोई दिमाग लगने वाला सीन है नहीं। ठीक है। अब ये आ गया भैया ये द वर्डिक्ट विदाउट ए ज्यूरी। अब नवंबर 1927 में 2 साल पहले शेड्यूल से ये कमीशन आ जाती है और ये कमीशन के चेयरमैन कौन थे? सर जॉन साइमन। ठीक है। 7 मेंबर की वो थी। उस 7 मेंबर में सारे के सारे वो थे, कोई भी इंडियंस नहीं था, नॉट ए सिंगल इंडियन वाज इंक्लूडेड। ठीक है। तो अब लोगों में रोष आया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इतने मतलब क्या हम में से कोई भी काबिल नहीं कि हम अपना इस कमेटी में होते। तो इस चीज के बवंडर हुआ, इंडियन रिप्रेजेंटेशन भैया कहीं पर भी नहीं था। ठीक है। उसके ऊपर ये मैटर मतलब पूरा उस टाइप पे विवाद हुआ। लोगों ने अपनी तख्ती बेल्ट जो भी करना था कर लिया और बाउंडर होते ही चले गए। ठीक है। तो इस साइमन कमीशन के ऊपर क्या है, साइमन गो बैक और नेशन पूरा यूनाइटेड हो गया। ये इतना प्यारा सा इतना सीन सा देख लो अपना। ठीक है। रिएक्शन क्या था कि भैया सबने ये सोचा कि भगाओ इसको यहाँ से, बाइकआउट कर दिया, स्लोगन साइमन गो बैक, ये वाली चीजें। कुछ ऐसा एज सच नहीं है भाई। एज सच कोई क्वेश्चन भी नहीं बनता यहाँ से, तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। उसके बाद आया कि भैया कमीशन ने जो भी अपना ब्लूप्रिंट क्या दिया, मतलब उसकी रिपोर्ट क्या रही। उसने 1927 में आई, नवंबर 1927 में आई, 1-2 साल काम किया और 1930 में रिपोर्ट दे दी। जो रिपोर्ट थी ना उस चीज के ऊपर विवाद हुआ। अब हम वो देखते कि उस रिपोर्ट में ऐसा ऐसा इन शेर के बच्चों ने बोला, तो बोला क्या? वो बोले भैया डायआर्की को खत्म कर दो। कि भैया जो भी डायआर्की थी ना, जो प्रोविजनल सब्जेक्ट को ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व में बांट दिया था, वो खत्म करो यार, वो ड्रामा खत्म करो। ठीक है, इन्होंने बोल दिया। ठीक है। प्रोविंस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आओ। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आओ, जो प्रोविंस में गवर्नमेंट चल रही है उसको और रिस्पॉन्सिबल बनाओ, ये बोल दिया। एक इंडियन फेडरेशन बोला कि एक इंडियन फेडरेशन बनाया जाए, मतलब जिसमें सारे जो भी स्टेट थे, राजा महाराजा महाराजा वगैरह थे, जो प्रिंसली स्टेट्स वगैरह थे, सारे जुड़ के एक फेडरेशन बन जाए। उस चीज के ऊपर बात हुई कि भैया एक फेडरेशन बना दो, ब्रिटिश इंडिया और जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको मिला के। ठीक है। और इसने जो सबसे बड़ा पॉइंट बोला, उसने ये बोला कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को कंटिन्यू रखो, इवन कंटिन्यू भी रखो और उसको आगे भी बढ़ाओ। ठीक है। मतलब रिलीजन के बेस पे आप आगे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और आगे चीजों को कंटिन्यू रखो। मतलब इसने बिल्कुल एक साफ सुथरा रास्ता दिखा दिया कि भैया इसको तो कंटिन्यूएशन में लेके रखो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यही सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना जिस पे आगे चल के बवाल हुआ। ये रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट के ऊपर जो भी
डिबेट वगैरह होनी थी, जो भी चीजें होनी थी, उसके लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बातें हुई कि भैया लंदन में हम मीटिंग बुलाते हैं, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मीटिंग में जो भी होगा डिस्कस करके आएंगे, उसके ऊपर आगे हम एक्ट बना लेंगे, इंडिया का फ्यूचर डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसी ऐसी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है। कहाँ हुई? लंदन में हुई। कौन सी में गांधी जी गए? सेकंड में गए। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने पूरे पूरे अटेंड की, कांग्रेस ने क्या किया उस टाइप पे, ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वगैरह भी चलने लग रहा था, वो आप पे ना डांडी मार्च वगैरह, वो सारी चीजें एक बार आपके दिमाग में होनी चाहिए कि भैया साइड बाय साइड क्या चला हुआ, वो वाली सारे प्रोस्पेक्टिव आने वाले हैं जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ लोगे, ठीक है। तो ये मतलब 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, उसमें अटेंड किसने किया भैया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने, ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने, और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स वगैरह के उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये अपना रिप्रेजेंट कर लिया वहां पे, अपना इकट्ठे हो लिए। गोल क्या था कि आगे इंडिया का फ्यूचर देखना है कि इंडियाज फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडिया का जो भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन रहने वाला है वो कैसे क्या रहने वाला है, मतलब आगे जो भी मतलब चीजें चलेंगी कैसे चलेगी, उस चीज के ऊपर ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज थी, ठीक है। अब इसका निकल के क्या आएगा भैया? निकल के कुछ नहीं आया, फिर एक व्हाइट पेपर थीसिस टाइप की निकल के आ गई कि भैया व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स निकल के आ गए, मतलब कि हम ये काम करेंगे। हमने 3 मीटिंग बैठा ली, 3 मीटिंग बैठाने के बाद हम इस कंक्लूजन पे आए कि हमें ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, उसका नाम रख दिया व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ठीक है भाई। फिर आ गया भाई इन्हीं के ऊपर, व्हाइट पेपर्स के ऊपर और चीजों के ऊपर एक चीज आई। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे ये मैकडोनाल्ड, जो आप खाते हो ना वो वाला मैकडोनाल्ड वाला, ठीक है, राम से मैकडोनाल्ड। इन्होंने क्या किया? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दी, मतलब एक टाइप से अवार्ड दे दिया मैकडोनाल्ड रिवॉर्ड्स के ही नाम पे, इसको हम जानते हैं। और इन्होंने क्या किया कि भैया जो भी सिख, मुस्लिम्स, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, इनके जो भी दे रखी थी ना मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट, वो कंटिन्यू रखा। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला भैया? बम सेल एक्सटेंशन, कि ये तो है ही है, इनके साथ साथ हम जो आगे का जो वो रहने वाला है वो हम डिप्रेस्ड क्लास को और देंगे। मतलब पहले इन्होंने रिलीजन के हिसाब में बांटा, फिर इन्होंने हिंदूज को डिप्रेस्ड क्लास वगैरह में बांट के वहां पे बांटना स्टार्ट किया, डिवाइड एंड रूल। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, डिप्रेस्ड मतलब इन्होंने अंग्रेजों ने बांटा है और बांट के मजे लिया है। जो डिप्रेस्ड क्लास उस टाइम पे बोला गया उनको आज हम अपना शेड्यूल क्लास के नाम से जानते हैं भाई, ठीक है। अब क्या हुआ, जो शेड्यूल क्लास के थे या अंबेडकर जी वगैरह थे, उनका बिल्कुल वो हो गया कि हाँ भाई मजा आ गया, मजा आ गया। और उधर अपने गांधी जी भैया जेल में वो आमरण अनशन पे बैठ गए कि मैं भूख हड़ताल पे हूँ, मैं कुछ नहीं खाने वाला। ये आगे वाली स्टोरी हम अपने देखने वाले, ठीक है। तो एक बार ये फोटो देखो, ये अच्छा था, ठीक है। इंडियन इलेक्टोरेट था, पूरी जनता थी, उसको मुस्लिम्स में बांट दिया, सिक्स में बांट दिया, यूरोपियंस में बांट दिया, इंडियन क्रिश्चियंस में, एंग्लो इंडियंस में। अब ये डिप्रेस क्लास को बांटने लग गया। ये डिप्रेस क्लास को बांटने वाला काम किसने किया था? रामसे मैकडोनाल्ड्स अवार्ड ने। ये याद रखना चाहिए, कहीं ना कहीं पूछ लेता आपसे, ठीक है। तो ये वाली चीज हुई, ठीक है। हिंदूज जो इलेक्टोरेट थे इनको बांटना चाहते थे, जो बटे भी लोग, ठीक है। तो गांधी जी क्या बोले? भैया मैं नहीं मानने वाला, ये तो भैया समाज की ऐसी तैसी करके रख देंगे अगर हमने ऐसा ही मान लिया तो। और भूख हड़ताल पे बैठ गए। मेन चीज यही है, फास्ट अनटू डेथ। तो बैठे रहे। अब बैठे रहे तो इतने बड़े आदमी थे तो कुछ ना कुछ नेगोशिएशन हुई। नेगोशिएशन अब क्या होती है कि अंबेडकर जी और ये बैठते हैं और पूना पैक्ट आता है। पूना पैक्ट क्या होता है कि भैया रिजर्व्ड क्लास की सीट्स तो दे दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, रिजर्व्ड क्लास की सीट दे दो, बट ऐसा नहीं होगा कि जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट में होता है कि भैया मुस्लिम्स को वोट देंगे, सिक्स को वोट देंगे, ऐसा नहीं होगा। सीट हम रिजर्व रख देते हैं बट वोट उनको सबको ही देगा। जैसे आज की डेट में होता है ना कि इतनी सीट्स रिजर्व है, उस रिजर्व सीट पे वोट सभी देंगे, बट पार्टिकुलर जिस भी कम्युनिटी मतलब एससी अगर उसमें वो सीट है तो एससी ही लोग वहां से चुनाव जीत के आगे जा सकते हैं और कोई नहीं। जनरल की सीट पे कोई भी जीत के आगे जा सकता है, ठीक है।
तो यही वाली चीजें आई कि भैया अ, अपना गांधी जी और अंबेडकर जी में यही चीज आई कि भैया हम अपना सोसाइटी को, मतलब अंबेडकर जी चाह रहे थे कि भैया हम उनको अलग से करें, और मतलब उनका ये था मानना कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसी से भला हो सकता है, और जब उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी तभी अपना आगे बढ़ेगा, मतलब उनका उत्थान होगा, ठीक है। और महात्मा जी बोल रहे थे कि भैया ऐसे अलग फट जाने हो, अलग कट जाने हैं, और डिवीजन ही होता जाएगा और कुछ नहीं होने वाला, और आगे ज्यादा दिक्कत होगी। तो इनका विजन क्या था? सोशल रिफॉर्म करना है, सोशल रिफॉर्म दोनों को ही करना था। ये सोशल रिफॉर्म चाह रहे थे कि भैया अनटचेबिलिटी वगैरह को खत्म कर दो, उस हिसाब से ये चाह रहे थे कि भैया पॉलिटिकल पावर दे दो। इन्होंने अनटचेबिलिटी वगैरह की बात की, अपना समाज अपने आप से चेंज हो जाए, ये बोले कि अगर पॉलिटिकल पावर होगी ना तो समाज तो अपने आप चेंज हो जाएगी, मतलब वो होता है ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उनको पावर दे दो भैया, पॉलिटिकल पावर दे दो। और फिर गांधी जी बोले कि भैया अगर हमने ये सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया डिप्रेस क्लास को तो परमानेंट सेग्रीगेशन हो जाएगी, दिक्कत होगी। अपने ये क्या बोले, अपना अंबेडकर जी क्या बोले कि भैया अगर हमें ट्रू रिप्रेजेंटेशन देनी है ना, डिप्रेस क्लास को ट्रू रिप्रेजेंटेशन देनी है, तो मतलब देनी ही पड़ेगी, पॉलिटिकल पावर देनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अपर क्लास वाले कुछ भी बोलते रहे, उसके हिसाब से नहीं भैया, बस उनको पावर दे दो, बाकी चीजें सेट हो जाएगी। ऐसे ही इनका विवाद चला, विवाद चल के इनमें समझौता भी हुआ आगे चल के, द टर्म ऑफ द पैक्ट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं था, जस्ट ये था कि आपको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी, आपकी सीट्स रिजर्व हो जाएगी जैसे आज के टाइम पे हो रखा है, और ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा, मतलब हर लोग मिलके वोट देंगे। ऐसा नहीं होगा कि डिप्रेस क्लास वालों को डिप्रेस क्लास वाले ही वोट देने लग रहे हैं, ठीक है। तो डिप्रेस क्लास का था, उसमें मतलब पूरा जो ये इंडियन इलेक्टोरेट था ना, उसमें ये रिजर्व सीट्स रख दी जिन पे भैया तुम अपना चुनाव लड़ो, ठीक है। तो ये वाली चीज आ गई और रिजर्व सीट की आ गई। अब इसमें दोनों की चीज हो गई। गांधी जी ये कह रहे थे कि भैया अगर हम इनको अलग से वो दे रहे तो बट जाएंगे बिल्कुल, तो उनकी भी मानी गई कि भैया अलग नहीं करते, साथ में ही रखते, वोट हर कोई दे लेगा। और अंबेडकर जी ये बोल रहे थे कि भैया पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए, तो वो पॉलिटिकल पावर भी मिल गई। तो वो होता ना कि भैया एक पंथ दो काज टाइप का चीज हो गई, काम एक था, दोनों की चीजें निकल के आ गई, ठीक है। और बाद में इन दोनों का समझौता होने के बाद जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो भी मान गई और उन्होंने कम्युनल अवार्ड्स वगैरह को रेक्टिफाई कर दिया, चेंज कर दिया आगे चल के, ठीक है। और ये मतलब ये वाली चीजें फिर अभी आगे देखने वाले हैं कि भैया 1935 वाले एक्ट से हमें क्या क्या मिला, ये हम देखने वाले हैं। ये स्लाइड को आप अभी फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई अभी ही अपना बैठ के ये करना है, थोड़ा सा देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें आएंगी वो करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी जो भी ये टसल हुआ 1927 से लेके 1935 तक, इसका क्या सीन रहा भैया पॉलिटिकल फैब्रिक वगैरह पे, उसका फायदा क्या था, नुकसान क्या था, ये वाली चीज है। भैया फायदा क्या था कि भैया एडमिनिस्ट्रेटिव और मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव मशीनरी में लोगों का आना हुआ, मिलना हुआ, जिससे आगे चल के हमारा मतलब एक टाइप से जो भी मतलब वो मशीनरी बनी, जैसे आज एक्ट होने लग रहा है वैसे काम होना स्टार्ट हुआ। ये चीजें बोली गई भैया। बेड रॉक ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक टाइप से नींव का काम किया पूरे इस सिस्टम ने, ठीक है। पॉलिटिकल रिजर्वेशंस की बात हुई, पॉलिटिकल रिजर्वेशंस की बात हुई ज्वाइंट इलेक्टोरेट बेसिस पे, ऐसा नहीं था कि कुछ भी हो गया। सोशल जो इन्वॉल्वमेंट था, मतलब डिफरेंट क्लासेस का, वो चीजें आई, इस टाइप की चीजें नॉर्मल, ये ज्यादा रट्टाफिकेशन की चीजें नहीं होती, ये आपको खुद की इंटरप्रिटेशन लेके आनी होती है, ठीक है। अब पोस्ट क्या रहा होगा भैया, उन्होंने कम्युनल आइडेंटिटीज को पुश तो किया ना गवर्नमेंट ने। अब ये गांधी जी और अंबेडकर जी या फिर अपना कम्युनल अवार्ड में बोल दिया कि भैया तुम अपना ऐसे ही कंटिन्यू रखो, ये चीजें तो हुई ना, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, बट हुई, ठीक है। तो ये वाली चीजें आई, बट ये है कि
ले दे के चीजें हो गई सॉर्टेड, ठीक है। और ये लास्ट में जाके जो भी रिप्रेजेंटेशन था, आइडेंटिटी थी और पावर थी, उन चीजों पे हम एक समझौते पे आए और आगे हम निकले, ठीक है, उसका हमने बेनिफिट उठाया। ये है भैया अब हमारा 1935 का एक्ट, ठीक है। ये वाला अगली वीडियो में करते हैं, और क्योंकि ये बीच वाला है, ये अभी जस्ट ये मान के चलो, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको ये वाली वीडियो देखने की जरूरत थी। आगे चल के आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका एक बेसिक फ्रेमवर्क या टाइमलाइन क्लियर होगी। तो इस वजह से जब आप रिवीजन करोगे तो ये वाली वीडियो आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्ट पे भी आ सकते हो, ठीक है। तो अभी ये जो एक्ट है 1935 का, ये अभी हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। तो एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ।